हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट का एक नया चैप्टर गॉस थ्योरम। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा कूलम्स लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी। तो देखिए जरा, कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया था हमारा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और गॉस लॉ का एक्सप्रेशन क्या है, E इज इक्वल टू 1/4πr² क्यू अपॉन ε0। ये दोनों तो एक ही नजर आ रहे हैं, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में अगर हम नज़र मारें तो हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसमें ε0 इधर शिफ्ट हो गया, r² इधर शिफ्ट हो गया। अगर एक दूसरे को हम देखें इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये तो इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग दिख रहा है और ये इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग दिख रहा है। तो कूलम्स लॉ और गॉस लॉ में बेसिक डिफरेंस है क्या? एक्चुअली डिफरेंस है दोनों में। अगर हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं जो हम लोग ने अभी अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो वो वहाँ पर एप्लीकेबल है जहाँ पर चार्ज क्वांटाइज फॉर्म में होगा, जहाँ पर चार्ज जो है पॉइंट चार्ज होगा, तो वहाँ पर हम कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। और जहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पर क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज जो है प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला कि एक वायर है और इस वायर में एक लॉन्ग वायर है और इस वायर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या सपोज हमने बोला एक ये स्फीयर है, इस स्फीयर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर कूलम्स लॉ नहीं अप्लाई करेंगे। चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज क्वांटाइज फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। यानी इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। किसके लिए लगाएंगे? पॉइंट चार्ज के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। और जब हम चार्ज बॉडी की बात करेंगे, किसके थ्रू? चार्ज बॉडी के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, चार्ज बॉडीज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, तब हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ को। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो हमको इस लॉ को समझना है कि क्या है ये। उसके पहले हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी पे बात कर लेते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग इस लॉ पे आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो आपको मालूम है और शायद नहीं भी मालूम है। वो क्या है? एरिया। एरिया अगर फाइंड करना हो तो बहुत आसान है। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं। तो एरिया जनरली निकालने के लिए हम लोग ने देखा है कि अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर देते हैं, और अगर हम पूछें तो वो बोलते हैं एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ही हम लोग बात करते हैं। लेकिन एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस पर, एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। मेन चीज़ जो पॉइंट है पहले उसको इनकलकेट कर लीजिए। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और एरिया जो है वो दो तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। एक एरिया होगा ओपन सरफेस और एक होगा एरिया क्लोज्ड सरफेस का। तो एरिया को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक ओपन सरफेस में देखेंगे कैसा एरिया होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे, क्लोज सरफेस में कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। तो जल्दी से देख लेते हैं, हालांकि ये हमारा मैटर यहाँ पे नहीं है, लेकिन एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। सपोज करिए कि एक हमने पैरेललोग्राम ड्रा कर लिया। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। सपोज कर लीजिए OAOMNP, एक ये पैरेललोग्राम है। सपोज करिए OM क्या है, ये जो डिस्टेंस है हमारी एक वेक्टर है, इसको हमने वेक्टर A से रिप्रेजेंट कर लिया।
और OP एक वेक्टर है, इसको हमने वेक्टर B से रिप्रेजेंट कर लिया, और ये एंगल कितना है हमारा थीटा है। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड चलो सपोज कर ले रहे हैं A है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है B है। तो अगर हम पूछें कि इसका एरिया क्या होगा तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्केलर फॉर्म में अगर हम पूछें तो एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, ये हो गई OM, OM का जो मैग्नीट्यूड कितना है A है, इंटू हमारी ब्रेथ कितनी होगी, तो ब्रेथ कितनी है हमारी ये साइड हो गई। इस साइड को हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये थीटा है, ये रिजल्ट हमारा B है, तो ये हो जाएगा B साइन थीटा, B साइन थीटा। तो हम इसकी जगह यहाँ पे यूज़ कर लिया लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी हो गई B साइन थीटा। तो अगर हम इसको देखें A इंटू B साइन थीटा एक्सप्रेशन किसका है, अगर A और B हमारे वेक्टर क्वांटिटी हैं तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, फिर A क्रॉस वेक्टर B। तो एरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, एरिया को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना था तो इस एरिया को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो जब क्रॉस लग जाता है तो दो वेक्टर का जो क्रॉस होता है तो रिजल्टेंट जो हमको मिलता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये अगर हमारा सरफेस XY प्लेन में है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी एरिया की वो कैसी होगी, Z एक्सिस के अलांग होगी, और ये जो है इसकी एक्चुअल डायरेक्शन होगी। तो हम इस पर कुछ बात कर लेते हैं एरिया में, और जो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ओपन और क्लोज में, कि ओपन एरिया है अगर तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लोज एरिया है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सपोज करिए कि हमने एक ये प्लेन ले लिया X और Y है हमारा, और उस पर हमने एक ये रेक्टेंगल लिया हुआ है, और इस हमने पूछा कि इसका जो लेंथ है वो मान लीजिए 10 है सेंटीमीटर या मीटर कुछ ले लेते हैं, और ब्रेथ कितनी है 5 है। तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 5। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब चूंकि एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग Z एक्सिस होगी, क्योंकि ये प्लेन कैसे रखा है, ये सरफेस कैसे है XY प्लेन में है, तो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी एरिया की परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी इसको हम लिख देंगे ऐसे K कैप। तो एरिया यहाँ पर क्या हो गया, रिप्रेजेंट करने का तरीका 50 इंटू K कैप हो गया, ये इसकी डायरेक्शन है। या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चूंकि हमारा ओपन सरफेस है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे ये पाम है हमारी ओपन सरफेस है, तो हमने इसकी डायरेक्शन क्या ले ली है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस ये हो गई, या परपेंडिकुलर टू सरफेस हम ये वाली साइड भी ले सकते हैं, इसकी अपोजिट साइड। यानी एरिया वेक्टर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 50 इंटू माइनस K कैप, या माइनस 50 इंटू K कैप। तो एरिया को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा कैसा हो गया, ओपन एरिया है। सपोज एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक ये हमारा रिंग है, और हमने पूछा कि ये रिंग भी हमारी कैसे रखी हुई है। अगर हम रिंग को देखें तो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे सरफेस पे रखी हुई है, और ये हमारी X एक्सिस हो गई, और Y एक्सिस कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, ये हमारी Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये Z एक्सिस हो गई परपेंडिकुलर। तो इस रिंग का एरिया मान लीजिए जो है कितना है, सपोज करिए एरिया इसका हमने दिया हुआ है 50 मीटर स्क्वायर है। तो इसके एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 50 इंटू यूनिट वेक्टर क्या होगा इसमें, देखिए अलोंग हमारा किधर जा रहा है, परपेंडिकुलर, जो यूनिट वेक्टर है किधर होगा, अलोंग Y एक्सिस, तो अलोंग Y एक्सिस होगा, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर J कैप से। और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसमें ओपन सरफेस में मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि एक डायग्राम ये ले लिया हमने X Y और ये Z 3D पिक्चर है एक्चुअली, और इसको हमने मान लीजिए पिक्चर ऐसे ड्रा कर दी। ये है प्लेन हमारा, इसका एरिया कितना है, सपोज करिए 10 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए किस प्लेन में हमारा XZ प्लेन में है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो Y एक्सिस के अलांग होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एरिया वेक्टर को 10 इंटू यूनिट वेक्टर किधर जाएगा, Y एक्सिस के अलांग जाएगा, चूंकि प्लेन किधर है XZ एक्सिस में है,
तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारा, जे कैप हो जाएगा, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस जे कैप। तो ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, कोई भी एक डायरेक्शन आपको सेलेक्ट कर लेनी है एक बार में, एक क्वेश्चन में, ये नहीं कि बार बार चेंज कर लें उसी क्वेश्चन में, तो एक ही डायरेक्शन लेनी है आपको। तो ये जो हमारा सरफेस है कैसे हैं, सारे ओपन सरफेस हैं। तो ओपन सरफेस में खास बात क्या देखी हमने कि जो एरिया वेक्टर है, एरिया कैसा है, वेक्टर है, और उस वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी, आइदर दिस सरफेस और दिस सरफेस। अगर सरफेस हमारा क्लोज हो, नेक्स्ट पार्ट में अगर सरफेस हमारा क्लोज्ड है, उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए कि हमने कहा कि सरफेस हमारा कैसा है, एक रूम के फॉर्म में है, तो ये रूम हमारा रेक्टेंगल या स्क्वायर, क्यूब या क्यूबाइड के फॉर्म में हो सकता है। तो इसमें कितने सरफेसेस होंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 6 सरफेसेस हैं। तो अगर हम इस सरफेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, हमेशा आउटवर्ड यूज करना, आउटवर्ड लेना है आपको हमेशा, किधर, बाहर की तरफ लेंगे आप। इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये आ जाएगा। इनवर्ड डायरेक्शन नहीं लेनी है, अगर सरफेस हमारा क्लोज्ड है हमेशा किधर लेनी है हमको, आउटवर्ड डायरेक्शन लेनी है, ये याद रखने वाली बात है इसमें। और अगर सरफेस हमारा मान लीजिए कोई स्फीयर के फॉर्म में है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये हमारी कैसे जाएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। लाइन हमेशा कहाँ पे आएगी, ये सेंटर से पास होनी चाहिए, तो परपेंडिकुलर आ रही है। तो इस केस में ये एरिया के बारे में मेन जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, वेक्टर में डायरेक्शन कैसी होगी, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लेनी है। एरिया दो तरह का है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन में हम किसी भी साइड में ले सकते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, आइदर दिस साइड और दिस साइड। अगर सरफेस क्लोज होगा तो सरफेस क्लोज में हमेशा किधर लेनी है, आउटवर्ड लेनी है हमको, बाहर की तरफ लेनी है। एरिया की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ के पहले, वो है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में ये फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है हम लोग, तो यहाँ पर एक सिंबल यूज़ कर लेंगे ई। और चूंकि हमने ये यहाँ पर ई सिंबल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये वर्ड यहाँ पर जो फ्लक्स है वो अभी जब मैग्नेट पोर्शन आएगा तो वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और बिल्कुल जिस तरह से आप यहाँ पर समझ रहे हैं बिल्कुल सिमिलर चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। बट डिफरेंस क्या हो जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए दोनों को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको समझ में आए, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है नोटेशन फ्लक्स का, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स का नोटेशन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अगर हम इसमें डिफिनीशन में आए, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन है, तो डिफिनीशन क्या कह रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any surface is called इलेक्ट्रिक फील्ड। देखने में बड़ी आसान लग रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से पास हो रही है तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे, लेकिन एक्चुअली ये फील्ड डेंसिटी की बात कर रहा है। तो इसको हम लोग ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो अगर हम बात करें दूसरे सेंस में, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक तरह की एनर्जी है। क्या है, एक तरह की एनर्जी है जो एक सरफेस के थ्रू पास हो रही है।
सपोज करिए कि हमने एक ये सरफेस लिया हुआ है और इसके सामने यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पास हो रही हैं ऐसे। इस चार्ज के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है सरफेस से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास हो रही हैं वो तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर में कुछ भी हो सकती है, अप टू इनफाइनाइट तक जा सकती हैं। तो जैसे हम बात करें, मान लीजिए क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के थ्रू अंदर कितना इंटर कर रही है, कितनी इंटर कर रही है, 1 2 3 जा रही हैं। सपोज करिए कि हम यहाँ पर +2 क्यू चार्ज रख दें, तो लाइन्स हमारी क्या होंगी, ज़्यादा कंजस्टेड होंगी, क्योंकि मालूम है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्चर है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी क्लोज होंगी। तो नंबर में जैसे यहाँ पर 3 पास हो रही हैं, क्यू चार्ज है। अगर हम यहाँ पर ज़रा देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 क्यू कर दें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है 3 की बजाय 6 हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डबल हो जाएगी। तो यानी जो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फ्लक्स है, जो इससे पास हो रहा है, जो फ्लक्स है वो इंक्रीज कर गया। तो एक बात हमें क्लियर हो गई, जो हमारा फ्लक्स है फाई, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी स्ट्रांग होगी यानी फ्लक्स उतना ही हमारा ज़्यादा होगा, यानी एनर्जी उतनी ज़्यादा पास हो रही होगी। दूसरी बात देखिए, अभी अगर हम इसका एरिया कितना, सपोज करिए ए है, अगर हम इस सरफेस का एरिया देख रहे हैं तो अभी 1 2 3 लाइन इंटर कर रही हैं, ये वाली बाहर से जा रही। अगर हम किसी तरह इसका सरफेस एरिया बढ़ा दें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी उसी से पास हो जाएंगी, यानी जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो 3 की बजाय 5 हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं उस कंडीशन में भी फ्लक्स बढ़ जाएगा। यानी जो फ्लक्स है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे, एरिया के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। और नंबर 3 बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रा प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली यानी एक्सप्रेशन के थ्रू दोनों चीज़ें समझने वाली बात है कि अगर हमारा सरफेस जैसे कि ये ऐसे रखा हुआ है, ये सरफेस अगर ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे पास हो रही हैं, तो हम आपसे पूछें कि इस कंडीशन में आप देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। ऐसी कंडीशन में कितनी हो रही है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, मैक्सिमम पास हो रही हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम पूछें ई और ए के बीच का एंगल कितना है, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही हैं और एरिया वेक्टर हमने ये लिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। और जब एंगल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, यानी ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइन थीटा या कास थीटा में, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या होना चाहिए, कास थीटा होना चाहिए, क्योंकि थीटा जब हम 0 रखें तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो। और आप देख रहे हैं कि अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, कास 0 1 होगा, उस कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ई इंटू ए होगा। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, देखिए इस कंडीशन फ्लक्स मैक्सिमम था, अगर हमने इसको क्या किया, ऐसे करके रोटेट कर दिया, इस कंडीशन पे आ गए, तो एरिया वेक्टर किधर चला गया हमारा, ये चला गया इस साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे जा रही थी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे 90 रखें तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। और प्रैक्टिकली भी आप देख रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में फ्लक्स हमारा इस सरफेस में इंटर नहीं करेगा, यानी प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन आया हमारा वो मैच कर रहा है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो फ्लक्स है वो 3 बातों पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और एंगल बिटवीन ई एंड ए। थीटा क्या है, ई और ए के बीच का एंगल है जो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसी पे एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लें कि बताओ एक रिंग है और ये इसकी रेडियस है, मान लीजिए डायरेक्ट हम इसका एरिया दे देते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जा रही है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन पर कूलम, और एरिया कितना है इसका, मान लीजिए 5 मीटर स्क्वायर, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल सर्किल एंगल कितना ड्रा कर रही है, 30 डिग्री। तो इस कंडीशन में कितना फ्लक्स इस रिंग से पास हो रहा है,
तो फार्मूला फ्लक्स फाइंड करने का क्या है, ई ए cos थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, ई की वैल्यू कितनी है 10, एरिया कितना है हमारा 5 इंटू कास थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 30 नहीं होगी। थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा एंगल है वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच में। ई देखिए वेक्टर ये जा रहा है। रिंग की बात करें तो रिंग का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, एरिया वेक्टर ये जा रहा है, परपेंडिकुलर टू सरफेस लेना है। तो ई और ए के बीच का एंगल हमारा ये होगा और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो cos 60 हो गया। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 2 से इसको हमने कैंसिल किया, आंसर हो गया 25। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो गई हमारी क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो ये एक्चुअली हमारा फ्लक्स था। अभी एक तीसरी बात और बहुत ज़रूरी है जानना, उसके बाद हम लोग बात करते हैं गॉस लॉ पे। एक टर्म है यहाँ पे गॉसियन, ये एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या चीज़ है, ये गॉस साहब का ही एजम्पशन है। एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, ये एक्चुअली होता नहीं है, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। और इसकी खास बात क्या है गॉसियन सरफेस की, कि चार्ज बॉडी के थ्रू जब हम लोग जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो उसके चारों तरफ एक ऐसा सरफेस ड्रा करना है, हमको इमेजिन करना है, हाइपोथेटिकल सरफेस है जो सिमेट्रिकल हो चार्ज बॉडी के, जो सिमेट्रिकल हो चार्ज बॉडी के। जैसे हमने अपने शरीर को ढकने के लिए ये शर्ट पहन रखी है तो ये सिमेट्रिकली है हमारी बॉडी के अलोंग। तो ऐसे ही हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी उसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस ड्रा कर लेंगे। और इस सरफेस की दूसरी जो खास बात होगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे जाएंगी, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये गॉसियन सरफेस में दो बातें थी छोटी सी बतानी। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं गॉस लॉ पे। गॉस लॉ, या इसी को गॉस थ्योरम भी बोलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज है सपोज करिए, और हमने कहा कि r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहाँ पर क्या होगी। या इसको हम ऐसे बात कर लें कि मान लीजिए एक चार्ज है और ये चार्ज जो है एक किसी क्लोज्ड सरफेस पे रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, सरफेस हमारा कैसा है, क्लोज है। सरफेस कैसा है हमारा, क्लोज्ड सरफेस है, बंद है चारों तरफ से। सपोज करिए जैसे ये रूम है हमारा, इसके अंदर एक चार्ज को हम इनक्लोज कर दें और हम पूछें कि बताओ इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो उस फ्लक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जरा एक बात और समझनी है कि हमने एक्सप्रेशन आपको दिया था कि जो फ्लक्स होता है उसको कैसे लिखा था, ई इंटू ए इंटू कास थीटा, ई इंटू ए इंटू कास थीटा। तो यहाँ पर हम जरा देखिए कि इस फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हैं कि ई इंटू ए कास थीटा में ई कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, ए कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, और थीटा यहाँ पर जो टर्म है वो कैसा है, थीटा जो 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 एंगल है हमारा ई और ए के बीच का एंगल है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, यानी फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है हमारी, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जब हम लोग फ्लक्स की बात करेंगे तो पूरे सेक्शन में एक साथ नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक इसका एलिमेंट्री पार्ट ले लेंगे, इस पूरे एरिया का एक एलिमेंट्री पार्ट ले लेंगे। मान लीजिए वो कितना है हमारा डी ए। तो इस डी ए का जो वेक्टर है वो किधर रिप्रेजेंट होगा, बाहर की तरफ। तो इसमें जो अगर हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, वैक्टर ई डॉट डी ए,
और इसको हम ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे, यानी ये पूरे सरफेस के लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। या इसको हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। तो एक्चुअली फ्लक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा गॉस थ्योरम में, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन हमारा ये है गॉस लॉ में कि एक चार्ज है, ये चार्ज हमारा इस सरफेस से इनक्लोज्ड है, तो कितना फ्लक्स पास होगा यहाँ पे। तो भाई ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हम दोबारा लिख देते हैं कि कितना फ्लक्स पास होगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, इतना फ्लक्स पास होगा इससे। अगर हमें ई मालूम है, एरिया मालूम हो, तो हम फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। लेकिन गॉस साहब ने क्या बोला कि ये जो फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर चारों तरफ ऐसे निकलेंगी, तो यहाँ पर जितना भी फ्लक्स निकल रहा है यहाँ पर इस सरफेस से, क्लोज सरफेस से, वो कितना फ्लक्स होगा, वो होगा क्यू, जितना चार्ज इनक्लोज है इसके अंदर, टोटल चार्ज ले लेना है अपान डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये हमारा गॉस लॉ है कि जितना फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यानी जितना भी जो फ्लक्स होगा इसके अंदर निकलने वाला, वो टोटल चार्ज का जो इसके अंदर रखा हुआ है उसका 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। मान लीजिए हमने कहा कि इसके अंदर 2 कूलाम चार्ज रखा हुआ है प्लस का, और 1 कूलाम चार्ज बाहर रखा हुआ है, यहाँ पे हमने दिखा दिया, और हमने पूछा कि बताओ इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, फाई इक्वल टू 2 अपान एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप पुट कर लेंगे, ये आंसर होगा आपका। इस चार्ज से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सरफेस के कैसे है, बाहर रखा हुआ है। तो ये हमारी गॉस थ्योरम है, इसको हम यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रूविंग की। तो प्रूविंग देख लेते हैं जल्दी से। तो फाई इज इक्वल टू क्या था हमारा, जल्दी से देखें, फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई डॉट डी ए। फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, ई डॉट डी ए। तो इसको अगर हम इस सरफेस का देखें तो यहाँ पर देखिए ई और ए के बीच का एंगल कितना है, ई और वेक्टर डी ए के बीच का एंगल कितना है, 0। तो ई इंटू डी ए कैसे लिखेंगे, कास 0, और कास 0 की वैल्यू 1 है। ई को हमने क्या किया, बाहर ले आया, ई हमारी कांस्टेंट है, इंटीग्रल ये हो गया डी ए। ई मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, सेंटर की आर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू सरफेस एरिया, इस पूरे का सरफेस एरिया, इस पूरे का सरफेस एरिया, रेडियस आर है तो क्या होगी 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट हो गया। तो फाई इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी गॉस थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। तो ये गॉस थ्योरम का ये स्टेटमेंट है और ये गॉस थ्योरम की प्रूविंग हो गई। जल्दी से इसी पे एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, जो हमने शुरुआत में एक्सप्रेशन लिखा था उसका क्या मतलब था। एप्लीकेशन देख लेते हैं इसी पे कि गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमने कहा ये पॉइंट चार्ज की बात कर ले रहे हैं, हालांकि चार्ज बॉडी की हमें बात करनी, तो पॉइंट चार्ज है और हमने कहा कि आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए। आप यहाँ पर फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे, तो आप कूलम्स लॉ लगा लेंगे, पॉइंट चार्ज है कूलम्स लॉ लगा लेंगे आप, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जैसे हमने लिखा था वही एक्सप्रेशन होगा। लेकिन अगर हम गॉस लॉ इसमें अप्लाई करें तो क्या होगा, हमने क्या बताया था अभी आपको कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी वहाँ पर हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रा कर लेंगे, और सरफेस कैसा होगा, सिमेट्रिकल टू चार्ज बॉडी, यानी वो सरफेस कैसा हो गया हमारा, स्फेरिकल फॉर्म में होगा। ये ऐसे सरफेस, इसको हमने क्या किया, इससे हाइपोथेटिकल सरफेस एक इमेजिन कर लिया, उससे हमने क्लोज कर दिया, यही हमारा गॉसियन सरफेस है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एलिमेंट्री सेक्शन ले लिया, इसका एरिया कितना है, सपोज डी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप इधर किधर जाएगी,
ई की वेक्टर किधर होगी, आउटवर्ड होगी। अगर हम यहाँ पे फाई इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था हमारा, फ्लक्स कितना होगा ई डॉट डी ए, और वो किसके इक्वल, चूंकि हम लोग अब एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम की, तो गॉस थ्योरम क्या थी, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, कि यही हमारा फ्लक्स था कि जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल था, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ई इंटू डी ए का थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। ई कांस्टेंट हमको निकालनी, फाइंड करनी है, बाहर हो गया, इंटीग्रल डी ए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू डी ए, इंटीग्रल डी ए, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही एक्सप्रेशन हमने स्टार्टिंग पे लिखा था और आपको दिखाया था कि कूलम्स लॉ और गॉस लॉ दोनों इलेक्ट्रिकल एनालॉग हैं, एक दूसरे का ही रूप है। तो ये गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, गॉस थ्योरम को हमने प्रूव करके दिखाया, गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन दिखाई। अब मेन एप्लीकेशन जो है कि अगर कोई लाइन चार्ज है, चार्ज बॉडी है, चार्ज हमारा स्फेरिकल कोई बॉडी है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई शेल है, कोई मेटल शीट है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।